ओके गाइस, सो इस लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं वेबसाइट डेवलपमेंट में आगे की प्रोसेस के बारे में। जब आप डोमेन और होस्टिंग बाई कर लेते हो तो उसके बाद आपके पास जहां से जब डोमेन बाई करते हो, लेट्स सपोज कि आपने GoDaddy से डोमेन बाई करा है, तो फिर आप अपने GoDaddy अकाउंट में लॉगिन करते हो, आपको अपना प्रोडक्ट जो है वो दिख जाता है। जब आप GoDaddy अकाउंट में आते हो, यहाँ पे अकाउंट सेटिंग है। अकाउंट सेटिंग में आपको ऑर्डर हिस्ट्री में जब आप जाओगे तो आपको अपनी जो ऑर्डर हिस्ट्री है वो दिख जाएगी। अकाउंट सेटिंग में ऑर्डर हिस्ट्री में जाने के बाद आपकी जो आपने बाई करा है प्रोडक्ट, उसकी डिटेल मिल जाएगी। जो उसकी इनवॉइस वगैरह है वो आप देख सकते हैं। और माई प्रोडक्ट में आपको अपना प्रोडक्ट ऊपर ही दिख जाएगा, जो भी आपकी डोमेन होती है। जैसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर अकाउंट में आप देख सकते हैं जो भी अदर डोमेन्स हमने बाई कर रखा है पहले से, वो सारे डोमेन्स यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी मैं कोई भी एक डोमेन पिक करूंगा और हम उसको आगे प्रोसेस कंटिन्यू बढ़ाने वाले हैं, वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने डोमेन को ओपन करा, डोमेन को पिक किया जिस डोमेन पे हमें काम करना है। जो डोमेन आप बाई करते हो उसे ओपन करना है। और आपने होस्टिंग भी कैसे बाई करना है वो मैंने बताया है। तो होस्टिंग भी आपको बाई करना पड़ेगा, तभी जाकर आप आगे अपने डोमेन को पार्क कर पाएंगे अपने होस्ट पे, और आप अपनी वेबसाइट बना पाएंगे। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे ओपन करते हैं तो आपको मैनेज डीएनएस में जाना होता है। यहाँ पे आपने डोमेन ओपन कर लिया, डोमेन ओपन करने के बाद मैनेज डीएनएस में जाना है। डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम, सॉरी, डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम। आप डोमेन नेम सिस्टम बोल सकते हो, डोमेन नेम ट्रांसफर, डोमेन नेम ट्रांसफर उसको जनरली बोला जाता है डीएनएस जो होता है। ठीक है, एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूँ इसका जो फुल फॉर्म है। जनरली इसका शॉर्ट फॉर्म ही पॉपुलर है, डीएनएस फुल फॉर्म सिंडिकेशन आई थिंक होता है, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, तो डोमेन नेम सिस्टम जो है आपका, वो आपको चेंज करना होता है। अब जो डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, ये जो आपका डीएनएस है, ठीक है, ये डीएनएस आपका मेन रोल प्ले करता है आपको, आपकी वेबसाइट को, आपके डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट करने में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, जब आप बाई करोगे, जब आप डोमेन बाई करोगे, तो ये जो इसका नेम सर्वर होता है, आपको डीएनएस में आना है। डीएनएस में आने के बाद आपको नेम सर्वर देखना है। नेम सर्वर जो है यहाँ पे मैंने चेंज कर रखा है पहले से, लेकिन जब आप डोमेन बाई करोगे तो बाई डिफॉल्ट यहाँ पे एक डोमेन नेम सर्वर जो है वो आपका यहाँ पे अवेलेबल होता है। ठीक है, तो अब देखो, अगर आपने होस्टिंग भी GoDaddy से बाई किया, यानी कि डोमेन और होस्टिंग दोनों एक कंपनी से बाई किया अगर, तो फिर आपको उस केस में डीएनएस चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी आपको ऑटोमेटिक डीएनएस सेम कंपनी का देगी। ठीक है, तो उस केस में आपको डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम जो है उसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपने होस्टिंग दूसरी कंपनी से बाई किया है तो उस होस्ट को कनेक्ट करने के लिए आपके इस डोमेन से आपको डीएनएस को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नेम सर्वर हमारा जो है वो चेंज करना है। चेंज पे आप आओगे। अब देखो, हमारे पास ऑलरेडी पहले से होस्टिंग है जो मैं यूज करने वाला हूँ। जब आप कोई भी होस्टिंग बाई करते हो तो उसके साथ आपको एक होस्टिंग का कंट्रोल पैनल मिलता है। तो जनरली दो कंट्रोल पैनल जो है पॉपुलर है। पहला है आपका सी पैनल और दूसरा है ओवीआई पैनल। तो अभी हमारे पास जो होस्टिंग अवेलेबल है उस होस्टिंग में हमारे पास ओवीआई पैनल है। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 मिनट आप लोग होल्ड कीजिए, मैं बस अपना होस्टिंग अकाउंट जो है उसे एक्टिव कर लेता हूँ। ये जो प्रोसेस है, ये जो स्टेप मैं कर रहा हूँ, ये आप लोगों की आप लोगों को करने की आवश्यकता नहीं है इस चीज को, क्योंकि ये मेरा जो है वीपीएस सर्वर है, इसलिए मैं अपना एक अलग सेपरेट होस्टिंग अकाउंट बना रहा हूँ इस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो जब आप अपनी होस्टिंग बाई करोगे तो वो ऑलरेडी आपका एक सेपरेट अकाउंट जो है आपको बना कर दिया जाएगा।
तो ये मैं अपना ये जो पर्टिकुलर जो डोमेन मुझे कनेक्ट करना है उसका मैं एक होस्टिंग अकाउंट बना रहा हूँ। ये सारी स्टेप्स आपको करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप जो होस्टिंग बाई करोगे शेयर्ड होस्टिंग वो आपको ऑटोमेटिक बना कर दिया जाएगा। यहाँ पे मेरे पास वर्चुअल प्राइवेट सर्वर है, मैं प्राइवेट सर्वर यूज कर रहा हूँ, तो उस केस में मैं इस वेबसाइट के लिए, इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए मैं एक अलग होस्टिंग क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद जो स्टेप आपको फॉलो करना है वो मैं बताऊंगा अभी यहाँ पे। जो भी आप अपना ईमेल वगैरह डालोगे होस्टिंग बाई करते समय या फिर डोमेन बाई करते समय, उस डोमेन पे, उस ईमेल पे सारी इंफॉर्मेशन चली जाएगी, कैसे लॉगिन करना है डैशबोर्ड को, कहाँ पे आपको उसका जो यूजर आईडी पासवर्ड है वो सारी चीजें आपके मेल पे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पे मैं आपको सी पैनल अभी एक बार ओपन कर लेता हूँ, मैं सी पैनल का भी आपको दिखा दूंगा डैशबोर्ड, क्योंकि बहुत सारी वेब होस्टिंग में सी पैनल देता है और कुछ होस्टिंग में आपको ओवीआई पैनल भी मिलता है, तो दोनों में कोई डिफरेंस, मेजर डिफरेंस नहीं है। फंक्शन सारे में सेम होते हैं, कोई भी सी पैनल हो, फंक्शंस में कोई बहुत ज्यादा मेजर चेंज नहीं होता है। वो मैं दोनों का कंपैरिजन आपको दिखा दूंगा अभी। अब हम अपनी वेबसाइट वाइज जो डोमेन है, इस डोमेन के होस्टिंग में लॉगिन कर रहे हैं। ठीक है, ये होस्टिंग में हम लॉगिन कर चुके हैं। अब देखो ये पर्टिकुलर, अब जो आप लॉगिन करोगे होस्ट स्पेस पे, जो आपकी होस्टिंग आप बाई करोगे लॉगिन करने के बाद, ये इस प्रकार से ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर ओवीआई पैनल होगा तो आपको ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, एफटीपी अकाउंट, बैकअप, बैकअप विजार्ड, माईएसक्यूएल डेटाबेस, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और अगर आपके पास सी पैनल का डैशबोर्ड होगा तो सी पैनल के डैशबोर्ड में इसका जो इंटरफेस है वो अलग होगा, कंट्रोल सिस्टम अलग होगा, लेकिन ऑप्शंस सारे सेम होंगे। ऐसा नहीं कि ऑप्शंस में कुछ आपको जो चीजें यहाँ पे दिख रही है वो चीजें यहाँ पे नहीं दिखेंगी, सारी चीजें सेम होंगी। आप बस समझ लो कि टेम्पलेट अलग है, दोनों का टेम्पलेट अलग है, यूजर एक्सपीरियंस थोड़ा अलग होगा। ठीक है, बाकी फीचर सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल डोमेन सेक्शन में आप देखो, साइट पब्लिशर है, जोन एडिटर है, डोमेन एडॉन से, तो सेम चीजें आपको यहाँ पे ये सारे फंक्शंस मिल जाएंगे, एडॉन्स, डोमेन, डोमेन सब डोमेन, डीएनएस एडिट। ठीक है, तो चीजें जो है ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे जो मिल रही है वो यहाँ पे नहीं मिलेगी, ये डिपेंड करता है होस्टिंग कंपनी पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो आप अगर होस्टिंग बाई करोगे, इस केस में मुझे पीएचपी वर्जन को अपग्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा होस्टिंग है वो काफी पुराना होस्टिंग है। जिस वक्त पीएचपी वर्जन पुराना हुआ करता था, लेकिन अभी पीएचपी का जो है लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। तो अगर आपका जो होस्टिंग होगा जो आप बाई करोगे, तो उस केस में आपकी जो होस्टिंग होगी वो ऑटोमेटिक न्यू पीएचपी वर्जन पे होगी, तो ये आपको अपडेट करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, अगर इन केस पुराने पीएचपी वर्जन पे है तो वो आपको पता चल जाएगा, कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं। आपको ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन में जाने के बाद आपको पीएचपी वर्जन में आप जाएंगे और वहां पे आपको दिख जाएगा कि कौन सा वर्जन जो है आप करेंटली यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखो पीएचपी वर्जन जो बाय डिफॉल्ट है वो 5.6 वर्जन है, और अभी लेटेस्ट 7 प्लस चल रहा है, तो 7.3 कोई भी 7 पॉइंट कोई भी मैं वर्जन चूज कर लूंगा, 7 प्लस कोई भी वर्जन आप यूज कर सकते हैं। हालांकि आप जो होस्टिंग बाई करोगे वहां पे बाय डिफॉल्ट ये वर्जन अपडेटेड होगा, आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो होस्टिंग है वो मेरा काफी पुराना है, इसलिए मुझे यहाँ पे वर्जन अपडेट करना पड़ रहा है। ठीक है, कोई भी न्यू होस्टिंग आप बाई करोगे तो वहां पे आपको ये पीएचपी वर्जन अपग्रेड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इनकेस पड़ती भी है तो भी आप कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन पीएचपी वर्जन अपग्रेड करने का। चलो, ये पीएचपी वर्जन हमने अपग्रेड कर लिया है। और अब बात आती है कि जो हमारा डीएनएस है, डोमेन नेम सिस्टम जो है, उसे आपको कैसे कनेक्ट करना है अपनी होस्टिंग से। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें डीएनएस, जब आप होस्टिंग बाई करते हो, ठीक है, तो होस्टिंग बाई करोगे तो आपको होस्टिंग कंपनी जो है डोमेन, जो उसका नेम सर्वर होता है, नेम सर्वर वो आपको अवेलेबल करवाती है। जब आप बाई करोगे, ट्रांजेक्शन हो जाएगा, तो आपके ईमेल पे वो सारी डिटेल आ जाएगी, उसका नेम सर्वर क्या है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको ईमेल पे पहुंचा दी जाएगी। हालांकि जो अगर आप वीपीएस यूज करते हो तो वीपीएस में आपका जो नेम सर्वर होता है वो आप खुद डिसाइड करते हो, और शेयर्ड होस्टिंग में नेम सर्वर आपको कंपनी देती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वीपीएस चूंकि यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे डीएनएस कुछ स्टेप्स इसमें एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये डीएनएस सर्वर है। ऑब्वियसली बात है कि कुछ स्टेप जो है वो एक्स्ट्रा है, जो मैं यहाँ पे आपको बता भी रहा हूँ, और वो चीज आपको फॉलो नहीं करनी है अगर आप शेयर्ड होस्टिंग लेते हैं तो। ठीक है, तो इस केस में क्या करना है कि इस केस में मुझे खुद ही नेम सर्वर क्रिएट करना होगा। तो मैं डीएनएस जोन एडिट में आऊंगा, एक मिनट।
डीएनएस जोन एडिट में आना है और यहाँ पे मैं उस डोमेन को पिक करूंगा जिस डोमेन से मुझे कनेक्ट करना है, जिस डोमेन को मुझे मैनेज करना है। फिर मैं एडिट में आता हूँ और ये सारे ऑप्शन आपको आपके डोमेन सिस्टम में मिल जाएगा। जो आपका डोमेन होता है उस डोमेन में आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। हालांकि आपको ये चीजें चेंज नहीं करनी है। अगर आप, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर शेयर होस्टिंग आप बाई करते हो तो नेम सर्वर आपके ईमेल पे कंपनी आपको प्रोवाइड कर देती है। अगर ईमेल पे नहीं मिलता है तो भी आप अपनी होस्टिंग का अकाउंट लॉगिन करोगे तो उस लॉगिन में आपको मिल जाएगा, नेम सर्वर जो है आपको वहीं पे दिख जाएगा। यहाँ पे मैं नेम सर्वर पे आता हूँ और यहाँ पे मैं नेम सर्वर अपने होस्टिंग वाले केस में चेंज करूंगा। यहाँ पे जो मेरा डोमेन है वो बाय डिफॉल्ट मेरा नेम सर्वर बन जाएगा। जो मेरी डोमेन है वही मेरी नेम सर्वर बन जाएगी वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेम सर्वर को पहले अपडेट करूंगा। आपकी केस में अगर आप शेयर होस्टिंग बाई करते हैं तो ये नेम सर्वर आपको कंपनी खुद ही प्रोवाइड करती है। तो ये नेम सर्वर हमारा तैयार हो रहा है। दैट मीन्स कि ये जो नेम सर्वर है अब हम कनेक्ट करेंगे। नेम सर्वर हम तैयार कर रहे हैं कहाँ, डीएनएस रिकॉर्ड हम तैयार कर रहे हैं अपने होस्टिंग में और इस डीएनएस को हम अपडेट कर देंगे अपने होस्टिंग वाले डोमेन वाले अकाउंट में। जो हमारा GoDaddy का डोमेन अकाउंट होगा वहां पे हम इस नेम सर्वर को अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो नेम सर्वर हमारा तैयार हो चुका है, सेव रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं ये नेम सर्वर हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो ये जो नेम सर्वर आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है, ठीक है, यहाँ पे आप जाते हो और आप यहाँ पे देखो आई विल यूज GoDaddy नेम सर्वर। अगर आप GoDaddy की होस्टिंग यूज कर रहे हैं तभी आपको यहाँ पे कोई चीजें नहीं करना है। लेकिन अगर आप कहीं और से होस्टिंग आपने बाई किया है तो आपको पिक करना है आई विल यूज माई ओन नेम सर्वर, ठीक है। और यहाँ पे नेम सर्वर अगर आपको चेंज करना है तो आपका जो नेम सर्वर होगा, जो आपके ईमेल में होगा या फिर जो आपके होस्टिंग के डैशबोर्ड में मिला होगा, वो नेम सर्वर कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देना, नेम सर्वर 1 एंड नेम सर्वर 2, ठीक है। ये आपको सेव करना है। क्योंकि ये ऑलरेडी सेव्ड है पहले से। देखिए नेम सर्वर आप ये रिकॉर्ड आपने अपडेट कर दिया तो ये रिकॉर्ड अपडेट होने में कई बार ये तुरंत हो जाता है, कई बार थोड़ा समय लगता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। ये इंस्टेंट कई बार हो जाता है और कई बार थोड़ा समय लगता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो होस्ट स्पेस है वो रेडी हो चुका है। दैट मींस कि हमारा जो डीएनएस है वो अपडेट हो चुका है। तो हमने नेम सर्वर डाला है अभी ns.ns1.websitewise.in, नेम सर्वर 1 एंड नेम सर्वर 2। तो ये जो नेम सर्वर आप जैसे डालेंगे वैसे यहाँ पे आप जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा आपकी होस्टिंग से, तो यहाँ पे जब आप डोमेन अपनी ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक नोटिस आ जाएगा कि आपकी जो होस्टिंग स्पेस है वो रेडी हो चुकी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट स्टेप है अब आपका कि आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है कि या तो आपको डायरेक्ट 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का मिल जाएगा ऑप्शन, और नहीं तो सॉफ्टैकुलस सॉफ्टवेयर आपको मिलता है, ठीक है। तो या तो आप डायरेक्टली वर्डप्रेस 1 क्लिक ऑप्शन आपको मिल जाएगा तो आप यहाँ से डायरेक्टली वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर सॉफ्टैकुलस से कई सारी ऐसी कंपनियां होती है जो डायरेक्ट 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का ऑप्शन नहीं देती है, वो सॉफ्टैकुलस के थ्रू देती है। तो आप यहाँ से भी जाकर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन आप अगर कोई भी रेपुटेटेड होस्टिंग कंपनी से होस्टिंग बाई करोगे तो वो आपको 1 क्लिक होस्टिंग वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन जरूर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 क्लिक वर्डप्रेस होस्टिंग हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ 1 क्लिक वर्डप्रेस पे, और यहाँ पे अब देखिए जो आपका जिस ईमेल आईडी से आप अकाउंट बाई कर रखे हैं वो सारी चीजें आ जाएगी। यहाँ पे आपको डोमेन पिक करना है, कौन से डोमेन को आप कनेक्ट करना चाहते हैं वर्डप्रेस के लिए। जो आपका वर्डप्रेस का यूजर आईडी और पासवर्ड आपको सेट करना है वो आपको डालना है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एडमिन, और पासवर्ड जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं वो आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। अब ये जो वर्डप्रेस है ये आपकी डोमेन पे, आपकी होस्टिंग पे इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद कुछ चीजें और भी है जो हमें देखना है। पहले इसे हम इंस्टॉल होने देते हैं। उसके बाद जैसे SSL कैसे एक्टिवेट करेंगे, अभी तो काफी कुछ है समझने के लिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। देखो ये हमारा वर्डप्रेस जो है अब हमारा इंस्टॉल हो चुका है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी हमारे पास हमने डोमेन को स्टार्टिंग से जो है स्क्रैच से सेट करा है, इसको होस्टिंग से कनेक्ट करा है, और ये जो अब हमारी वेबसाइट की जो होस्टिंग जो है वो हमारी वर्डप्रेस के लिए अब रेडी है। अब हम इस पे वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आप देख रहे हैं कि ये नॉट सिक्योर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें SSL एक्टिवेट करना है। आप
जो भी आपकी होस्टिंग कंपनी होगी, अगर वो फ्री SSL दे रही है तो आपको SSL इंस्टॉलर में जाना होता है, आपको ऑप्शन मिल जाएगा वहां पे, और यहाँ पे इंस्टॉल SSL पे क्लिक कर देना है, ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा और आपकी वेबसाइट सिक्योर हो जाएगी। एक पार्ट में सिक्योर होगी, नॉट 100% सिक्योरिटी, से हम लोग 100% सिक्योरिटी नहीं कह सकते हैं, बट SSL एक्टिवेट हो जाएगा तो ब्राउजर की जो सिक्योरिटी है वो हो जाएगी आपकी। आगे की सिक्योरिटी के लिए हम लोग और भी बात करेंगे वेबसाइट में आगे जब बढ़ेंगे तो, फिलहाल इसे हम लोग एक्टिवेट होने देते हैं, थोड़ा समय लगता है इसको एक्टिवेट होने में। एक बार हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। चलिए थोड़ा सा समय लगेगा ये इंस्टॉल होने में। आप यहाँ पे देख सकते हैं SSL इंस्टॉलेशन जो है वो प्रोग्रेस में है, अभी अंडर प्रोसेस में है, ठीक है, तो इसे हम लोग होने देते हैं। यहाँ पे और भी ऑप्शन है जो हम बताएंगे आपको आगे, लाइक कैसे अगर आपको वेब मेल क्रिएट करना है तो आप यहाँ से वेब मेल क्रिएट कर सकते हैं। वेब मेल का मतलब होता है जो आपकी वेबसाइट की ईमेल आईडी होती है, himanshu@websitewise.in, ठीक है। तो जो भी आप होस्टिंग बाई करते हैं वो कंपनी आपको ये सारे फीचर्स प्रोवाइड करती है, इसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो वेब मेल आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद MySQL डेटाबेस ये सब क्या होता है, इसके बारे में हम तब बात करेंगे जब हम सीखेंगे कि कैसे आप वेबसाइट की होस्टिंग माइग्रेट करते हैं, एक होस्टिंग से अगर दूसरी होस्टिंग पे शिफ्ट करना है तो वहां पे इन सारी चीजों का यूज होता है। तो ये सारी चीजों के बारे में हम आगे बात करेंगे जब इसका यूज आएगा तो, ठीक है। बैकअप वगैरह हो गया, कैसे आप वेबसाइट की बैकअप लेते हैं, होस्टिंग की बैकअप लेते हैं, अपने डेटाबेस की बैकअप लेते हैं, ये सारी चीजों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। फिलहाल हम लोग अभी चलते हैं वर्डप्रेस में। वर्डप्रेस में आपको जाकर अपने लॉगिन करना है, यहाँ से या तो डायरेक्टली यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं या फिर इसका बाय डिफॉल्ट जो लॉगिन URL होता है वर्डप्रेस, किसी भी वर्डप्रेस का, आपका डोमेन नेम /wp-admin, ये इसका बाय डिफॉल्ट जो है लॉगिन एड्रेस होता है जो आप लॉगिन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला है अपना अकाउंट क्रिएट करते वक्त वो आपको डालना है। और आप वर्डप्रेस में इन कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन करने के बाद अब देखिए ये आपका जो डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। एक बार सबसे पहले हम इसको अपडेट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे जो वर्डप्रेस का वर्जन है वो 5.7 हमें दिख रहा है। तो जो लेटेस्ट वर्जन है पहले हम उसको अपडेट करेंगे, ताकि देखो वर्जन अपडेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी जो है वो बरकरार रहे। अगर आप वर्डप्रेस की लेटेस्ट वर्जन को अपडेट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि सिक्योरिटी का कुछ प्रॉब्लम आ जाए। चलिए तो ये अपडेट हो चुका है हमारा। ओके अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये अपडेट हो गया। अब इसको हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं डैशबोर्ड को, और यहाँ पे हमने एक टैब ओपन कर रखा है वेबसाइट की। तो जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपका जो डैशबोर्ड है, जो आपकी वेबसाइट है वो दिखती है, हेलो वर्ल्ड, और जो भी इसका बाय डिफॉल्ट एक पोस्ट होता है, ये सारी चीजें आपकी बाय डिफॉल्ट कुछ इस प्रकार से दिखती हैं। अब बात आती है कि हम कैसे वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। तो देखो वेबसाइट बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है प्रोटोटाइपिंग। अब प्रोटोटाइपिंग क्या होता है, देखो कहीं भी जनरली लोग इन सारी चीजों के बारे में बात नहीं करता। जनरली क्या होता है कि लोगों ने इंस्टॉल किया और बस थीम वगैरह डाउनलोड किया और बनाने शुरू कर दिए वेबसाइट। यार वेबसाइट बनाना तभी पॉसिबल है जब आप उसकी प्रोटोटाइपिंग किए होंगे, मतलब कि उसका जो फ्लो है, उसकी जो प्लानिंग है वो आप पहले से किए होंगे कि क्या आपको चाहिए, क्या वेबसाइट में आपको करना क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मेरा रिकमेंडेशन है कि आप लोग पहले प्लानिंग करो कि आपको कैसी वेबसाइट बनानी है। आप कुछ एग्जांपल चेक कीजिए, बहुत सारे वेबसाइट इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप कुछ दूसरी लोगों की वेबसाइट देखिए, कौन सी वेबसाइट आपको पसंद आ रही है, किस प्रकार का डिजाइन आपके माइंड में है, आप पेपर पे ड्रॉ कीजिए डिजाइन। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो पेपर पे ड्रॉ कीजिए कि कुछ इस प्रकार का मैं चाह रहा हूँ वेबसाइट बनाना, ठीक है। उससे क्या होता है कि एक क्लियर गोल आपको मिल जाता है कि आपको कैसी वेबसाइट बनानी है, ठीक है। फिर आप आराम से जैसा चाहते हैं आप वैसा वेबसाइट बना सकते हैं। सारी डिजाइन पॉसिबल है, किसी भी प्रकार की आज के डेट में आप वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन ये
स्टार्ट करने से पहले आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपको बहुत ही ज्यादा समय लगने वाला है। बार बार आप दूसरी दूसरी थीम को टेस्ट करोगे, कोई वो पसंद नहीं आएगा, कभी किसी दूसरी थीम में कुछ और पसंद नहीं आएगा, तो इसमें आपका काफी ज्यादा समय वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि स्टार्ट करने से पहले अगर समय लगता है कोई दिक्कत नहीं है, समय लीजिए, लेकिन पहले आप उसकी प्लानिंग कीजिए कि कैसी वेबसाइट चाहिए आपको। कुछ वेबसाइट को आप एक्सप्लोर कीजिए, कुछ थीम्स को आप एक्सप्लोर कीजिए, डिजाइन देखिए दूसरी दूसरी तरह के इंटरनेट के ऊपर, और उसके बाद एक फाइनल प्लानिंग कर लीजिए कि मुझे इस प्रकार की वेबसाइट चाहिए। उसके बाद आप जो है वेबसाइट पे काम स्टार्ट कीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखो, ये जो आप वर्डप्रेस को जब आप इंस्टॉल करोगे, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको सारे ऑप्शंस दिखेंगे, इससे ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं दिखता है। पोस्ट हो गया, मीडिया, पेज। देखते हैं पोस्ट क्या है। वो पोस्ट में क्या होता है कि जो आपकी आर्टिकल होती है, जो आपका ब्लॉग होता है, ठीक है, वो आपके पोस्ट वाले पार्ट में आता है। तो पोस्ट में आप ऐड न्यू पर जाकर आराम से अपना जो भी आर्टिकल डालना चाहते हैं अपनी वेबसाइट में, वो सारे पोस्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। कुछ अगर मल्टीमीडिया आप इम्बेड करना चाहते हैं तो मल्टीमीडिया आप इम्बेड कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने हेडलाइन डाल दिया योर आर्टिकल। यहाँ पे 1 मिनट में फिलहाल एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं कॉपी करके आपको दिखा सकूं। यहाँ पे आपको जो है और लेफ्ट राइट साइड में कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जब आप पोस्ट में आते हो। तो यहाँ पे कैटेगरी हो गया, आप कैटेगरी बना सकते हैं। सपोज कि आप अलग अलग कैटेगरी में आर्टिकल लिख रहे हैं। कैटेगरी क्या होता है, जैसे एसईओ कैटेगरी हो गया, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मेक मनी ऑनलाइन, तो ये सारे कैटेगरी होते हैं। तो अगर आपको मल्टीपल कैटेगरी बनाना है तो आपको यहाँ पे कैटेगरी चूज करना है। अगर ये कैटेगरी पेरेंट कैटेगरी है तो पेरेंट कैटेगरी रहने दोगे, और अगर ये चाइल्ड कैटेगरी है तो आप चाइल्ड कैटेगरी बनाकर इसको सेव कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो आप यहाँ पे कैटेगरी बना सकते हैं, टैग्स यूज कर सकते हैं। मल्टीपल टैग्स हो गया, ये आर्टिकल किस बारे में है, तो कुछ पॉपुलर टैग्स को आप डालोगे ताकि आपकी वेबसाइट पे कोई भी यूजर जब सर्च करे तो उस टैग से उस आर्टिकल को फाइंड कर सके, ठीक है। तो आप यहाँ पे टैग डालोगे, जैसे टैग हो गया आपका डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, कॉमा से आपको सेपरेट करना है टैग को, ठीक है। उसके बाद हो गया ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, कॉमा से सेपरेट करना है। तो इस प्रकार से आप मल्टीपल टैग्स डाल सकते हैं। फीचर्ड इमेज क्या होता है, देखो फीचर्ड इमेज के बारे में मैं बताता हूँ। जो आपकी वेबसाइट की टॉप इमेज होती है, जो ऊपर में अपीयर होती है, जैसे कोई भी आप ब्लॉग ओपन करो तो ये जो, चूंकि यहाँ पे कोई फीचर्ड इमेज यूज नहीं किया गया है, मैं दूसरी वेबसाइट आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे जो भी ऊपर में आपको इमेज दिख रही है, ये सारे जो भी इमेज होंगे यहाँ पे, ये सारे फीचर्ड इमेज है, ठीक है। तो जब आप फीचर्ड इमेज का यूज करते हैं तो इस प्रकार से ऊपर में ही आपको आपकी आर्टिकल की इमेज जो है वो दिखती है, ठीक है। तो फीचर्ड इमेज आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आर्टिकल में उस इमेज को आप फीचर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप फीचर्ड इमेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन है। यहाँ पे जो अदर ऑप्शन है, एक्सर्प्ट हो गया, डिस्कशन हो गया, पोस्ट एट्रीब्यूट्स हो गया, तो इन सारी चीजों को आप यूज कर भी सकते हैं, या फिर इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिलहाल इतना काफी है। फीचर्ड इमेज, टैग्स, कैटेगरी, इतना काफी है। परमालिंक में अगर आपको कुछ चेंज करना है, परमालिंक का मतलब जो भी आपका यूआरएल होता है, उस यूआरएल में अगर कोई भी चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये तो था पोस्ट के बारे में। अगर आपको कोई आर्टिकल डालना है, कोई ब्लॉग पोस्ट डालनी है, तो उस पर्पज से आप इसका यूज कर सकते हैं। देखो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद, चलो पोस्ट तो मैंने आपको बता दिया, टॉप पे था इसलिए मैंने बता दिया, लेकिन वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपको सबसे पहले सेटिंग में आना है, जनरल सेटिंग में आना है। कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जो आपको करने हैं, कुछ आपको इंपॉर्टेंट चेंज करने हैं इसमें जब आप इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहली बात कि अभी हमने एसएसएल एक्टिवेट किया है, ठीक है। तो एसएसएल एक्टिवेट कब होगा, जब आप यहाँ पे जनरल में आकर और वेबसाइट का जो यूआरएल स्ट्रक्चर है, क्योंकि यूआरएल स्ट्रक्चर में अभी एचटीटीपी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिक्योर हमारा जो यूआरएल है वो नहीं है, तो यहाँ पे हमें एस लगाना पड़ेगा ताकि ये जो सिक्योर है वो हमारा यूआरएल सिक्योर हो जाए। और यहाँ पे जैसे आप एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए, जो आपका वेबसाइट है, ये जो वेबसाइट है, तो यहाँ पे लॉक दिख रहा है, ब्राउजर जो है इसकी सिक्योर है। तो यहाँ पे HTTPS वर्जन जो होता है वो सिक्योर वर्जन होता है, और यहाँ पे हमने इसको सिक्योर वर्जन को डाल दिया है, और हम इसको अब यहाँ से सेव कर देंगे। नॉन HTTP वर्जन अगर आप यूज करते हैं तो फिर आपकी SSL जो है वो एक्टिवेट नहीं होगी। आप यहाँ पे देखिए, जैसे हमने डाला, हमने ऑलरेडी पहले क्या किया कि यहाँ से SSL को एक्टिवेट किया, फिर हमने सेटिंग में आया, जनरल में गया, और वहां से हमने इसका जो यूआरएल है उसमें S लगा दिया, मतलब सिक्योर कर दिया उसको। एक मिनट, इसको आपको जैसे आप सिक्योर करोगे आपका जो लॉगिन है वो लॉग आउट हो जाएगा और आपको वापस से लॉगिन करना होगा।
चलिए ये चीज तो हमारा हो गया, अपडेट करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे आना है आपको परमालिंक्स में, ठीक है, परमालिंक्स में आना है आपको। और परमालिंक्स में आने के बाद आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है प्लेन परमालिंक, ठीक है। ये जो प्लेन परमालिंक होता है ये आपके किसी भी पेज को, पेज का मतलब क्या होता है, जो भी पेज है आपकी, जैसे आपकी वेबसाइट में अबाउट हो गया, सर्विस हो गया, सर्विस के अंदर में ये सारे पेजेस है, ठीक है, पीपीसी ये सारे अलग अलग पेज है, कॉन्टेक्ट ये सारे अलग अलग पेज है। तो ये आपकी पेज को एक कोड से जो है डिनोट करता है, ठीक है। लाइक परमालिंक जो होगा वो आपका कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे हम किसी पेज को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे पेज हमें दिख रहा है प्राइवेसी पॉलिसी और सैंपल पेज, तो मैं सैंपल पेज को ओपन करता हूँ और प्राइवेसी पॉलिसी पेज को, ये एक्चुअली ड्राफ्ट है, पब्लिश नहीं, तो ये ओपन होगा नहीं अभी। तो अब देखिए ये जो सैंपल पेज है ये क्या है, यहाँ पे पेज आईडी आ रहा है 2 और ये जो आएगा पेज आईडी 1 आएगा, तो इस प्रकार से पेज आईडी से आ रहा है। तो ये जो है ये प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये पेज किस बारे में है। और उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे इस पेज को ओपन करते हैं अबाउट अस, तो इसका जो यूआरएल होगा, अब देखो एडिशनल यहाँ पे पेज आईडी नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्लियर आ रहा है कि पेज अबाउट अस के बारे में है। तो ये एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और इन जनरल भी ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि पोस्ट का जो परमालिंक है, परमालिंक किसे कहते हैं, ये जो आपका यूआरएल होता है इसे हम लोग परमालिंक कहते हैं, ठीक है। तो ये परमालिंक को हमें चेंज करना है। तो अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है जो आप किसी भी फॉर्मेट में अपने परमालिंक को चेंज कर सकते हैं। तो हमें सैंपल पोस्ट जो है वो चेंज करना है ताकि जो हमारा पेज हो वो पेज का नाम आए, ठीक है, जो हमारा पेज किस बारे में है वो पेज हमें क्लियरली पता चल जाए। तो पहले हम इसे सेव करते हैं सैंपल पोस्ट को। अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं एक बार, ठीक है। अब जो ये पेज होगा हमारा ये सैंपल पेज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे पेज आईडी आ रही थी, क्योंकि ये पेज का नाम हमने क्या रखा है, सैंपल पेज। अब यहाँ पे जो भी हम नाम रखते हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका जो परमालिंक है उसी नाम से आएगा। तो यहाँ पे एक क्लियर सिग्नल मिल रहा है कि ये पेज किस बारे में हमें समझ में आ रही है, देखने में भी प्रोफेशनल लग रहा है, एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। तो ये बेसिक चेंज है जो आपको करना है। तो अब देखिए ये तो आपका बेसिक चेंज हो गया। अब हम लोग थीम्स के बारे में जानेंगे, प्लगइन्स के बारे में जानेंगे, कैसे थीम इंस्टॉल करते हैं वो देखेंगे, कौन कौन से प्लगइन इंस्टॉल करना है और कैसे कस्टमाइज करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अपीयरेंस का जो पार्ट है, आप लोग को अपीयरेंस में एक बार गो थ्रू करना है, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेसन में। अपीयरेंस में जाकर आप थीम्स सेक्शन में जाते हैं और यहाँ से आपको थीम्स, काफी सारे थीम्स मिलते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ थीम्स एडेड है या फिर आप कुछ न्यू थीम्स को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी थीम आपको, जिस भी निश का थीम पिक करना है, जैसे मानकर चलिए आपको एजुकेशन से रिलेटेड कोई वेबसाइट बनानी है तो एजुकेशन का थीम आप पिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको सारे थीम्स जो भी अवेलेबल है, ये सारे फ्री थीम्स है, यहाँ पे सारे फ्री थीम्स अवेलेबल है। पेड थीम्स कैसा होता है, पेड थीम्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये सेशन हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं आज के लिए, और नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेसन में मैं आपको फिर से बताऊंगा कि कैसे अब थीम पिक करते हैं, कैसे थीम इंस्टॉल करते हैं, डेमो डेटा कैसे बैकअप करते हैं, वो सारी चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।